चलो, हेलो एवरीवन। अपन ने लास्ट क्लास तक पढ़ा था कि 1853 एक्ट में कंपनी ने जो पार्लियामेंट ने लॉ रेगुलेटिंग एक्ट पास किया, उसमें कोई भी एक्सटेंशन की लिमिट नहीं थी। तो बेसिकली कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था कि ये कंपनी रूल कभी भी ख़त्म हो सकता है। अब आप उस टाइम की सिचुएशन समझो कि जो पार्लियामेंट है यानी कि क्राउन है, वो कुछ ना कुछ मौके की तलाश में कि कुछ ना कुछ लेजिटिमेट रीज़न मिल जाए जिस वजह से उनको ऐसा हो जाए कि भैया कंपनी को अपन को ख़त्म करना है, इसको ग्रेवयार्ड में डालना है। तो वो लेजिटिमेट कोई रीज़न ढूंढ रहे थे। दूसरी साइड इंडिया में क्या चल रहा था, कंपनी रूल से बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। कैसे? कंपनी रूल से बहुत लोग परेशान थे। कैसे? किंगडम्स से उनके रूल किंगडम्स जा रहे थे, सोल्जर्स की डिग्निटी जा रही थी, पीजेंट्स एक्सप्लॉयटेशन फेस कर रहे थे, एलाइट्स की पावर जा रही थी, रिलीजियस वियर्स स्प्रेड हो रहे थे। कैसे? वो भी बताऊंगा। कंपनी ऑफिशियल्स अपनी खुद की मनमानी चला रहे थे। तो बहुत सारे रीजंस इकट्ठे हो रहे थे यहाँ पर, एक धीरे धीरे एक छोटे से रिवोल्ट के रूप में जो आगे फॉर्म लेंगे, जिसको अपन 1857 की क्रांति कहते हैं। आप सोचो, किंगडम्स के किंगडम्स कैसे जा रहे थे। इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाए। लैप्स में क्या करा इन्होंने, झांसी, सतारा और नागपुर को अनेक्स करने का बात करी। किंगडम्स के किंगडम्स फॉलो कर रहे हैं। अपन को इन लोगों ने इतने तरीके से हाईजैक कर रखा है कि ये लोग बहुत मॉडर्न है और अपन लोग बहुत बैकवर्ड है। लेकिन आप ये सोचो, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इन्होंने झांसी में लगाई। कैसे? झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का अडॉप्टेड सन था। इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये लगाई कि अडॉप्टेड सन को राइट्स नहीं मिलेंगे। तो इमेजिन करो, अपने यहाँ पे महाभारत के टाइम से अडॉप्टेड सन को सारे राइट्स दिए गए हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है। ये लोग इस टाइम पे भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे अडॉप्टेड सन के बीच में और जो अपना रियल सन के बीच में। उसमें इन्होंने झांसी में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगा के अडॉप्ट किया। तब जाकर झांसी की रानी ने बोला था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ऐसे करके दूसरा एक और रीज़न बना था सोल्जर्स का रिवोल्ट। आपने सबने मंगल पांडे देखी होगी, उसमें जो कारतूस ये लोग लेकर आए थे उसमें पिग और काऊ का वो मांस मतलब फ्लैश था। तो वो जो उन्होंने यूज़ किया था, तो काऊ जो है हिंदूज में सेक्रेट मानते हैं, पिग जो है मुस्लिम्स में वो इम्प्योर मानते हैं। तो उनको जब वो बाइट करना था कारतूस को, तो उनके एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया दोनों का। यहाँ पर यूनिटी आ गई। ऐसे कर करके बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में आने लगी जिनकी वजह से एक रिवोल्ट का फॉर्म हो गया। अब इसको एक्चुअली डिटेल में तो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारी रीज़न बने जिनके रिवोल्ट हुआ। उसके बाद ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज़ हो गया कि भैया कंपनी के तो बस का नहीं है, इसलिए ही लेकिन ये 1857 में हुआ। आप समझो, ब्रिटिशर्स पहले से ही एक मौके की तलाश में थे, कैसे ना कैसे करके कंपनी रूल को ख़त्म करना है। ये मौका उनको यहाँ पर मिल गया था। एक रिवोल्ट हो गया, रिवोल्ट होने के बाद रिवोल्ट सप्रेस किया, रिवोल्ट सप्रेस करने के लिए कंपनी को एग्जिस्टेंस से हटा दिया। अब आगे क्या आता है, कंपनी को एग्जिस्टेंस से हटाने के बाद कंपनी रूल होता है ख़त्म और क्राउन रूल होता है चालू। क्यों हुआ खत्म, एक बार ऐसे देखना है। रिलीजियस एंड कल्चरल टेंशंस हो गए, इंटरफेरेंस हो गए थे मैनेजमेंट ऑफ हिंदू टेंपल्स में, इंडियन कस्टम्स में, इकोनॉमिक ग्रीवियंसेस, ऑब्वियसली टैक्सेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपोज होने लग गए थे, कॉन्फिस्केशन ऑफ लैंड होने लग गया था, पॉवर्टी होने लग गई थी, मिलिट्री डिसकंटेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। बिकॉज एक वो कहते हैं ना स्पार्क, जिसने एकदम से वो स्पार्क लगाया जिसके बाद सब फूटा, वो यहाँ पर मिलिट्री डिसकंटेंट में हुआ था, क्योंकि पुअर ट्रीटमेंट हो रहा था, रेसिज्म हो रहा था। और उसके बाद तो कार्ट्रिजेस वाला जो मैंने आपको बताया वो रीज़न बना। तो उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट बीच में जंप इन किया, उन्होंने रिवोल्ट को सप्रेस किया। सारे रिवोल्ट को ख़त्म करने के बाद उन्होंने बोला कि अब हम इंडिया पे हम लोग रूल करेंगे, अब कंपनी रूल ख़त्म होगा, अब क्राउन रूल चालू होगा। और इस वजह से उन्होंने फर्स्ट टाइम एक 1858 एक्ट लेकर आए, विच इज़ नोन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और इन्होंने इस एक्ट को नाम दिया एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया। एज यूजुअल आप अभी तक तो इतने समझदार हो चुके हो कि ये बाहर से तो बहुत मस्त मस्त बातें करते हैं, अरे वाह सर, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यस। तो नेक्स्ट इवेंट इन हिस्ट्री अगर आप इसको फॉर्मली पढ़े तो भाई फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सिपाही मुट्ठी नहीं हुई। उसके बाद ये लोग करेक्ट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 लेकर आए। 1858 एक्ट में बहुत अच्छी अच्छी बातें करी उन्होंने, ऐसी ऐसी बातें करी कि भाई इससे बढ़िया तो ये लोग कर ही नहीं सकते इंडिया के लिए। रिलीजियस फ्रीडम की बात कर रहे हैं कि रिगार्डलेस ऑफ फेथ सबको फ्रीडम मिलेगा, इक्वल जस्टिस की बात कर रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, और फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। उसके बाद अकाउंट, इन सब से क्या ये लोग बताने की कोशिश करते हैं कि भैया हम अकाउंटेबिलिटी लेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया अकाउंटेबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, उनको, यहाँ के लोगों को नहीं, उनको।
ठीक है। अब क्या होता है, इस वाले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो बोलते हैं कि गुड गवर्नेंस का एक्ट, इन्होंने इसमें से कुछ चीज़ें करी। इन्होंने गवर्नर जनरल को हटा दिया, गवर्नर जनरल जो जीजी अपना था उसको हटा दिया, उसकी जगह पे एक वाइस रॉय की पोजीशन लेकर आए, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर हुआ करता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में ही बैठेगा। लेकिन यहाँ पर जो वाइस रॉय रहेगा वो आंसरेबल, वो रिस्पॉन्सिबल होगा उस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक काउंसिल बनाई। उसके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट में जो डबल गवर्नमेंट थी, जो आपको याद हो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ, वो जो दो कोर्ट बनाए थे वो दोनों को अबॉलिश कर दिया, वो डबल गवर्नमेंट खत्म कर दी। और ये सारी चीज़ें उन्होंने करके एक तरीके से ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट होल्ड इंडिया के ऊपर बनाया। कैसे? द एक्ट क्रिएटेड ऑफिस ऑफ वाइस रॉय हु वाज ब्रिटिश मोनार्क्स रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया। वाइस रॉय किसका रिप्रेजेंटेटिव था? डायरेक्ट ब्रिटिश मोनार्क का। आप समझ रहे हो, डायरेक्ट दबदबा ब्रिटिश मोनार्क का यहाँ पर आने लगा। वाइस रॉय के पास एक्सटेंसिव पावर थी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया के लिए। यानी कि वाइस रॉय और जीजी, जीजी कौन थे अपने? गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल और वाइस रॉय एक जैसी चीज़ नहीं है। हालांकि गवर्नर जनरल को हटा के ही वाइस रॉय बनाया था, लेकिन जो वाइस रॉय है वो, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो किसको आंसरेबल था? मोनार्क्स रिप्रेजेंटेटिव था, तो इनको आंसरेबल था। ये सेम नहीं है। जीजी सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनार्क इन अ सेल्फ गवर्निंग कॉलोनी था और डोमिनियन, while viceroy is a representative of the monarch in a colony that is not self governing। अब ये सेल्फ गवर्निंग नहीं है, अब ब्रिटिश इसको रूल कर रहा है। इफेक्टिवली द रूलर ऑफ कॉलोनी मच मोर पावरफुल देन जीजी। कौन बना सबसे पहला वाइसरॉय उस टाइम पे? 1858 में लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। तो फिर इसके बाद ये अपना आते हैं, ये नॉर्मल है। अगर आपको कोई डिफरेंस देखना हो तो गवर्नर जनरल जो है वो अपॉइंट किसने किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। वाइसरॉय को किसने अपॉइंट किया? ब्रिटिश मोनार्क ने। ऐसे करके कुछ चीज़ें, पर बेसिक बात ये है ना कि गवर्नर जनरल जो था ना वो एक लोकल, एक लीडर जैसा था। लेकिन जो वाइसरॉय है ना, ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन है, तो डायरेक्ट दबदबा क्राउन का यहाँ पर आने लगा। दूसरी चीज़ क्या थी? इन्होंने डबल गवर्नमेंट अबॉलिश कर दिया, ये एक पॉइंट है। एक इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिएट करा जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर था। मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, हेड ऑफ द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मेंबर्स, रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड ब्रिटिश क्राउन। सो बेसिकली जो यहाँ पर वाइसरॉय था, जो वाइसरॉय था वो किसको रिस्पॉन्सिबल था? वो था रिस्पॉन्सिबल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। और इसके ऊपर कौन बैठा था? इसके ऊपर बैठा था पार्लियामेंट, और इसके ऊपर कौन बैठा था? क्राउन। तो ये अपना ऐसे इनका ये पूरा सीरीज चल रहा था। तो वाइसरॉय यहाँ पर बैठ के सारा काम कर रहा था, ऐसे ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर था, ये पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल ऑब्वियसली था, और ये क्राउन को भी रिस्पॉन्सिबल था। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। एबॉलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी करा 1858 एक्ट में। एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट क्रिएटेड बाय पिट्स एक्ट। आपको याद हो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था, ये दोनों खत्म कर दिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया, ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, वो पॉलिटिकल हेड बन गया है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटिश क्राउन। 15 मेंबर्स की काउंसिल बनाई। और वो जो मैं आपको बात कर रहा था ना, जो रानी लक्ष्मीबाई झांसी ऑफ रानी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और ऐसे करके ये था, वो उन्होंने वो एंड कर दिया। दूसरा एक उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करी, इंडियन प्रिंसेस को रिकॉग्नाइज करा। अब ये तो हो गई फॉर्मल, भाई क्वेश्चन आंसर आएंगे एग्जाम में तो अपन उसका आंसर कैसे कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें 1858 एक्ट में एक्चुअली हुई थी। ठीक है। लेकिन अब आप ये समझो कि इतने अच्छे तो भाई है नहीं है, ठीक है, इतने अच्छे तो कभी से भी थे नहीं। इस एक्ट ने क्या करा? इस एक्ट ने जो मेन चीज़ करी ना, अगर आप उसको ऐसे टेक्स्ट बिट्स में एकदम एक लाइन में समझो तो वो ये है कि इन्होंने बिगिनिंग ऑफ द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन किया and laid the groundwork for more centralized governance and eventual Indian independence। मतलब ये यहाँ से चालू हुआ था डायरेक्ट रूल बाय ब्रिटिश क्राउन, उसके बाद इन्होंने ग्राउंड वर्क थोड़ा सा सेंट्रलाइजेशन इसका ब्रिटिश क्राउन का, एंड देन एंड में जाकर अपन लोग यहाँ तक पहुँचेंगे। यहाँ से यहाँ तक का सफ़र इन वाले लेक्चर्स में होगा जो बेसिकली 1858 एक्ट से लेकर 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक जाएगा। एक्चुअली क्या करा इन्होंने? क्लीमेंसी टू रिबेल्स हु स्विच साइड्स इन 1857, रीबिल्ड ब्रिटिश अथॉरिटी। इस एक्ट के थ्रू, इसको याद करना हो, जिस एक्ट ने क्या करा था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, क्रैश करके इसको याद कर लो। क्रैश में क्राउन रूल बिगिंस, रिवोल्ट ऑफ 1850, अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड हायरार्की चेंज। ठीक है। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता रहा था, एक बहुत ग्रीक स्कॉलर की एक बहुत फेमस लाइन है, डोंट ट्रस्ट द हॉर्स ट्रोजन्स, whatever it is, I fear the Greeks even bearing gifts। मतलब जब वो गिफ्ट भी लेकर आ रहे हैं ना, तब भी डर लग रहा है कि भाई इसमें भी कुछ ना कुछ खराब हो सकता है, इसमें भी कुछ खतरनाक हो सकता है। तो इसको अपन ने बोला क्या था इन्होंने शुरू में? एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया। लेकिन रियलिटी कुछ अलग ही थी।
रियलिटी क्या थी, ये एक्ट इनके लिए क्या काम कर रहा था, ये एक्ट इनके लिए काम कर रहा था एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए। इनको एक चीज़ करनी थी, इन्होंने एक्ट के पीछे मेन रीज़न क्या था, कंपनी को हटाना। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस लाना कि कैसे ये एक कन्वीनियंट तरीके से इंडिया पे रूल कर सकते हैं। तीसरा, जिन्होंने भी रिवोल्ट करा था ना बेसिकली, तो उन रिवोल्ट करके उन इन रेवोल्यूशनरीज को कैसे दबाना है। अगर किसी को दबाना है तो दबाना है, और किसी को कुछ अच्छी जगह ऑफर करनी है तो ऑफर करनी है। यानी कि जैसे इन्होंने प्रिंसेस को रिकॉग्नाइज करा तो इन्होंने सारे प्रिंसली स्टेट्स को एक बेसिकली अपीजमेंट पॉलिसी चालू कर दी कि हाँ भैया उनको रिकॉग्नाइज करे तो वो शांत बैठेंगे। तो आधे तो वैसे ही शांत बैठ गए, ठीक है। तो फिर राजाज ने रिवोल्ट करा, उनको कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीमलाइनिंग करी। रिवोल्ट किसने करा था, देखो राजाज ने, इसलिए उनके लिए इन्होंने क्या करा, अपीजमेंट पॉलिसी। कैसे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं होगा, अब आपके किंगडम्स हम लोग नहीं लेंगे। उस टाइम में मास मूवमेंट तो था नहीं, तो फिर मास मूवमेंट नहीं होने की वजह से जैसे राजास ने रिवोल्ट करा था तो राजास को अपीजमेंट पॉलिसी ने चुप कर दिया। नेशनल सप्रेस दिस बाय डिवाइड एंड रूल। अब इनका जो दूसरा पैतरा था ना, जो यहाँ से चालू हो गया था, विच इज डिवाइड एंड रूल। वो कैसे, इन्होंने जो कॉमन मैन है यानी कि मासेस है, कॉमन मैन और मासेस को और प्रिंसेस को यानी कि राजास को, जो पहले थोड़े बहुत कनेक्टेड रहते भी थे, इनके बीच में इन्होंने डिवाइड एंड रूल चालू कर दिया। ऐसे हमेशा कहते हैं कि भाई डिवाइड एंड रूल इन्होंने इंडिया पाकिस्तान और 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स ने, इनका शुरू से यही था, बस ये यूज अलग अलग तरीके से करते थे। यहाँ पर इन्होंने इसकी अपीजमेंट पॉलिसी करी ना। आप एक एग्जांपल समझो, जैसे राजस्थान था ना, तो राजस्थान में भी जैसे जो राजास के बच्चे रहते थे उनका कॉलेज अलग रहता था और जो नॉर्मल पब्लिक है उनका कॉलेज अलग रहता था। ऐसे करके इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन चालू कराई। वहाँ से डिस्क्रिमिनेशन चालू करते तो नीचे अपने आप डिवाइड एंड रूल चल जाता था, उनमें अपने आप सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगता था, इधर इंफीरियरिटी आने लगता था। तो ये जाकर यहाँ पर मार्क होता है एंड ऑफ कंपनी रूल एंड बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश राज, ठीक है। अब क्या होगा आने वाले सालों में, क्या होता है, यहाँ पर अपना ये खत्म हो गया। अब आने वाले सालों में क्या होता है कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके कंसेशन देते हैं, थोड़ा सा कंसेशन देते हैं कि हाँ भैया हम तुम्हारी सुन रहे हैं, और लेकिन अपना काम निकाल के रखते हैं। मतलब पावर नहीं देंगे एक्चुअली कुछ भी, लेकिन दिखावे के लिए करेंगे कि हाँ हाँ ठीक है, ताकि ये लोग शांत रहे। लेकिन चीज़ें फिर दूसरी पलटना चालू होती है थोड़े टाइम बाद, वो अपन फिर थोड़े टाइम बाद ही पढ़ेंगे कैसा। अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा भाई, 1858 एक्ट आ गया, चार्टर एक्ट खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्या, अब नेक्स्ट आएंगे 3 काउंसिल एक्ट्स, ठीक है। अब क्या होगा आने वाले सालों में, अब आएंगे काउंसिल एक्ट्स। सबके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा, हर काउंसिल एक्ट के पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड है। यानी कि जो फर्स्ट काउंसिल एक्ट आएगा वो आएगा अपना 1861, तो उसके पीछे क्या है, ये ऑब्वियसली ये जो 1858 का गुड गवर्नेंस हुआ उसके 3 साल बाद ही काउंसिल एक्ट आने लग जाएंगे, ठीक है। एंटायर स्टोरी कैसे, मतलब छोटे छोटे कंसेशंस देंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके वो कंसेशंस छोटे छोटे से थोड़े बड़े होते जाएंगे। बाद में एक बंदे की एंट्री होगी, महात्मा गांधी की, एंड देन चीज़ें और कैसे रूल आउट होती है वो अपन आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो बेसिकली अभी तक क्या हुआ था कि इनका है ना, ये कैसे जा रहा था, यहाँ पर कैसे जा रहा है ये ICA 1861, यानी कि इसका बैकग्राउंड क्या था 1857 वॉर। फिर नेक्स्ट आएगा ICA यानी कि इंडियन काउंसिल 1892, इसके बैकग्राउंड में क्या हुआ होगा, रिसेंटली इंटरनेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी जस्ट उसके 5-6 साल पहले। फिर उसके बाद नेक्स्ट बैकग्राउंड, नेक्स्ट इंडियन काउंसिल कौन सा आएगा 1909, इसका बैकग्राउंड क्या है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो 1905 के टाइम पे इनके थोड़े दंगे प्रसाद हो गए थे, पार्टीशन ऑफ बंगाल लेकर आया, बोले कि ईस्ट बंगाल अलग करना है, वेस्ट बंगाल अलग करना है। तभी तो कभी आपने कॉमन सेंस लगाया है कि आप मैप देखोगे तो वेस्ट में राजस्थान है, गुजरात ये सारा है, और ईस्ट में बंगाल है, लेकिन उसको वेस्ट बंगाल कहते हैं। कभी दिमाग में क्वेश्चन उठाएगी क्यों, क्योंकि बंगाल का पार्टीशन ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में किया था। तो ईस्ट बंगाल तो इंडिया का पार्ट रहा नहीं, विच बिकेम बांग्लादेश, तो इसलिए वेस्ट बंगाल इंडिया का पार्ट है, विच इज एक्चुअली इन द ईस्ट। दूसरा, ये कैसे, ये क्या बढ़ेगा इन तीनों एक्ट्स में, क्या होगा क्या, यानी कि अपन 1861 से जो चालू करके 1909 तक पहुंचेंगे, इसमें बढ़ क्या रहा होगा, इस ग्राफ को देखो। अपन यहाँ पर हैं अभी, अब यहाँ से 1909 तक पहुंचेंगे। यहाँ पर सपोज आप 1861 है, 1861 से 1909 तक क्या इंक्रीज होता जाएगा, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस थोड़ा करके इंक्रीज होगा। जैसे मैं आपको कह रहा था ना कि कंसेशंस बढ़ते जाएंगे, वो पड़ेगा, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ना, यानी कि जो लॉज बनाती है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल अभी फॉर्म करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, उसके पावर और नंबर थोड़ा बहुत इंक्रीज करेंगे, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन होगा, नॉमिनेशन से इलेक्शंस की तरफ का रास्ता होगा। यहाँ पर कंप्लीटली नॉमिनेशंस होगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत इलेक्शंस की बात आने लगेगी, ठीक है। तो ये अपना थोड़ा सा रोड मैप है, कैसे 1861 से लेकर 1909 तक का, ठीक है।
अपन अब आते हैं 1861 एक्ट में एक्चुअली हुआ क्या था। एक छोटी सी कहानी समझते हैं। आप इमेजिन करो कि आज के पापा नहीं, पहले के टाइम के पिताजी, पहले के टाइम पे पिताजी डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, वो बताएंगे कि भाई आज रात को कद्दू, टिंडे, लौकी, करेले क्या बनेगा। ठीक है, आपके पास कोई भी से नहीं है। जैसे ही आप बोलोगे नहीं कि सर पापा, पापा नहीं सॉरी पिताजी, बिकॉज पापा को तो अपन पिताजी की ही सुनते थे, पापा की तो सुन नहीं रहे आजकल। तो पिताजी आज मैं करेला नहीं खाऊंगा, तो एक पड़ेगी थप्पड़ खींच के। तो वो वाला जो टाइम था ना, वो था जब बिल्कुल भी आपका से नहीं था। तो फिर आपने थोड़ा बहुत रेवोल्यूशनरी करे, आपने खाना खाना छोड़ दिया कि मैं नहीं खाऊंगा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो पिताजी ने बोला कि चलो ठीक है, जब मैं डिसीजन ले रहा हूँ ना कि भैया ये कब मैं आज रात को लौकी बनेगी कि टिंडे बनेंगे कि कद्दू बनेगी कि करेला बनेगा, उस टाइम पे आप लोग मेरे साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ सकते हो। ठीक है, ठीक है, बच्चे खुश हो गए, टाई वाई लगा के एकदम कॉलर और ऊंचा करके डाइनिंग टेबल पे बैठ गए। हाँ चलो अब डिसीजन हो रहा है वापस से कि अब क्या बनेगा, करेला बनेगा, ठीक है, आज रात को कद्दू बनेगा। आपने बोला पापा, पिताजी मैं कद्दू नहीं खाऊंगा, फिर एक फ्लाइंग चप्पल रिसीव। बोले तुमको बैठने को बोला था, तुमसे किसी ने ओपिनियन मांगा क्या, तुमसे पूछा गया कि तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो क्या, कि नहीं। यही सेम कहानी थी 1861 एक्ट में जो चालू हुई थी। कैसे 1861 एक्ट में क्या हुआ था, इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री तो मिल गई थी। 3 इंडियंस, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, इनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री मिली पहली बार। अभी तक तो इंडियंस का कोई नामो निशान ही नहीं था, लेकिन फर्स्ट टाइम 3 को एंट्री मिली थी। लेकिन इनके पास कोई हक नहीं था कि ये किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। समझ गए। 1861 एक्ट में फर्स्ट स्टेप जो थोड़ा सा कंसेशन मिला ना, वो ये मिला कि इनको एंट्री मिली। ठीक है, चलो अब दूसरा, एक और दूसरी कहानी सुनते हैं। आप जा रहे हो स्कूल में कहीं दोस्त दोस्त पार्टी करने, ठीक है, अब 4 जने इकट्ठे हो गए। अब भैया अभी तो क्या सबके पास बैंक अकाउंट, ये कार्ड वार्ड एक्सेट्रा सब, पहले तो सबका चिल्लर इकट्ठी होती थी। तो जब पैसे इकट्ठे हो रहे तो फिर भैया चारों दोस्तों ने अपना अपना काम बांटे। बोले कि भैया तू तू जाकर खाने का सामान लेकर आएगा, तू तू जाकर क्रिकेट बैट और बॉल लेकर आएगा, तू तू जाकर लॉजिस्टिक्स अरेंज करेगा, साइकिल एटसेट्रा। ऐसे कर करके इन्होंने सबने काम बांट लिया, और काम बांट के सब अपनी अपनी एक्सपर्टीज में। एक का भैया था कि ऐसा था कि वो साइकिल बहुत अच्छी चलाता, तो उसको साइकिल का काम दिया। एक था कि यार वो फूडी बहुत था, उसको पता था कौन सा खाना कहाँ पर सस्ता मिलेगा, वो उसको वाला काम दे दिया। ऐसे करके एक पार्टी अपन करते हैं छोटी सी, तो उन्होंने सबने आपस में अपना अपना काम बांट लिया अपनी अपनी एक्सपर्टीज के थ्रू। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, जब आप एक छोटी सी पार्टी कर रहे हो तो आप एक अलग अलग कर रहे हो। तो इस बेसिकली आप ये समझ लो कि भैया फूड पोर्टफोलियो आपने फूड वाले फ्रेंड को दे दिया, साइकिल पोर्टफोलियो आपने साइकिल वाले फ्रेंड को दे दिया, क्रिकेट पोर्टफोलियो आपने क्रिकेट वाले फ्रेंड को दे दिया जो क्रिकेट खेलता है। तो ऐसे करके इन्होंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करा। आप समझो एक पूरा देश चलाना है अब इनको, तो इन्होंने कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस करा, पोर्टफोलियो सिस्टम। बेसिकली जो जो मिनिस्टर उसकी जिस जिस चीज़ में एक्सपर्टीज है ना, उसको वो पोर्टफोलियो प्रोवाइड कर दिया। अब आप समझो कि ये बात चल रही है कब की, 1861 की। वहाँ पर इन्होंने लॉ में ऐसे, आप एक्चुअल बेयर पढ़ोगे या फिर आपको कहीं पे सोर्स मिलेगा, तो उसमें क्या रहेगा कि डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है ना, यानी कि फाइनेंस हो गया, मिलिट्री, लॉ, होम, फॉरेन अफेयर्स, जैसे आज का कैबिनेट होता है ना, आज तक पोर्टफोलियो सिस्टम कंटिन्यूड है। ऑब्वियसली कोई एक जना तो सब कुछ संभाल नहीं सकता, ये आज तक पोर्टफोलियो सिस्टम कंटिन्यूड है। लेकिन मैं आपको बस एक जनरली बता रहा हूँ जो मेरा थॉट प्रोसेस है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। उस टाइम पे 1861 के टाइम पे इनका ऐसा था कि हम लोग, जैसे मैंने आपको बोला ना कि आपने उस वाले फ्रेंड को खाने का पोर्टफोलियो दिया जो फूडी है, जिसको पता है कहाँ पर क्या अच्छा मिलता है, कहाँ पर क्या सस्ता मिलता है। उस वाले फ्रेंड को जो क्रिकेट अच्छा खेलता है, उसको क्रिकेट का पोर्टफोलियो दिया। उस वाले फ्रेंड को जो साइकिल अच्छी चलाता है, उसको साइकिल और लॉजिस्टिक्स का पोर्टफोलियो दिया। सो बेसिकली तब भी सोचते थे ऐसा कि भैया उसको पोर्टफोलियो बेसिकली उसको देना है जो उस फील्ड में थोड़ा बहुत नॉलेजेबल है। अब आज की तारीख में कंपेयर करो, मैं नाम नहीं लूंगा, अभी रिसेंटली एक हेल्थ मिनिस्टर बने एक स्टेट के। उन हेल्थ मिनिस्टर से पूछा गया कि भाई आप हेल्थ मिनिस्टर बन के आप क्या करोगे, तो बोलते अभी तो हम ऑफिस में आए हैं, अभी तो हम समझेंगे कि आगे क्या होगा, अभी तो हम समझेंगे। मतलब गॉड नोज ये किस बेसिस पे सेलेक्ट करे। 1861 यानी कितने साल पहले तक इनमें इतनी अक्ल थी कि भैया उसको पोर्टफोलियो देना है जिसमें थोड़ी एक्सपर्टीज हो। और आज की तारीख में पोर्टफोलियो तो बट रहे हैं, लेकिन एक्सपर्टीज आई डोंट नो कहाँ पर है। ठीक है, एक और चीज़ क्या होती है 1861 एक्ट में, आगे बढ़ते हैं, वो ये रहती है डिसेंट्रलाइजेशन बिगिन होता है। अब भैया सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में कंफ्यूज नहीं होना, मैं अभी अगले टैब पे आपको थोड़ा ढंग से बता दूंगा। पहले सेंट्रलाइजेशन चालू हुआ था, फिर सेंट्रलाइजेशन 1833 में खत्म हो गया था। खत्म मतलब कंप्लीट हो गया था, सारी पावर अपनी सेंट्रलाइज हो गई थी। लेकिन ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज हुआ कि भैया ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ये बहुत रिस्की मैटर है कि सारी पावर्स एक ही जगह सेंट्रलाइज होना, मतलब
बहुत मुश्किल हो रहा है। एक तो इंडिया इतनी डाइवर्सिफाइड कंट्री है, तो बेसिकली लोकल रूलर्स जो रहते हैं वो लोकल जो पीपल रहते हैं, लोकल विलेजेस हो गई, लोकल एरिया को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। अब आप सेंट्रलाइज करके एक ही जगह पे सारी पावर दे दोगे, अब उसको क्या पता कि भाई इधर वाले एरिया में क्या चल रहा है, इधर वाले एरिया में क्या चल रहा है। सो बेसिकली इन्होंने वापस से डिसेंट्रलाइजेशन का इनिशिएशन कर दिया, वापस से डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कर दी। ठीक है, एक ये हो गया। लेकिन ये सारी चीज़ें करते करते आपको मैंने बताया कि ये सब कंसेशन तो देंगे लेकिन एक्चुअल पावर नहीं देंगे। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आज की तारीख में भी होता है। उसका एग्जांपल मैं आपको अगली स्लाइड में दूंगा, प्रेसिडेंट मुर्मुरू का एग्जांपल दूंगा, उन्होंने कब वो इशू किया था। ये लेकर आए एक ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर मतलब जो कि वाइसरॉय है उसके पास एक ऑर्डिनेंस पावर आ गई, यानी कि इमरजेंसीज में वाइसरॉय के पास पावर आ गई लॉ बनाने की। पहले क्या होता था कि पहले तो एग्जीक्यूटिव, अभी पहले क्या था, एग्जीक्यूटिव सुप्रीम था, लेजिस्लेशन नीचे था। भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो कुछ है ही नहीं, कुछ पावर ही नहीं है, सारी पावर तो एग्जीक्यूटिव के पास है। अभी के तारीख में क्या है, लेजिस्लेशन ऊपर है और एग्जीक्यूटिव नीचे है। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, अभी ये है, अपन ने पहले वाली स्लाइड्स में पढ़ा भी है, पहले वाले लेक्चर्स में। सो बेसिकली क्या है, लेकिन अभी जैसे उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई, उसमें 3 इंडियन ले आए, आगे क्या पता और इंडियंस आए, आगे और पावर आए। अभी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, हो सकता है आगे क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर खुद को दे दी कि भैया इमरजेंसी के टाइम पे वाइसरॉय खुद अकेला सारे डिसीजन ले सकता है। यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन तो कर रहे हैं लेकिन एक विंडो खोल रहे हैं कि वाइसरॉय अकेला, वाइसरॉय मतलब समझ रहे हो, आपकी ब्रिटिश पार्लियामेंट हो गई, क्राउन हो गया, आप उसको कैसे भी तरीके से कह लो, ये सुनेगा तो उन्हीं की, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, पार्लियामेंट की, क्राउन की। तो बेसिकली ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आ गई। भाई ये पावर आज भी इतनी खतरनाक तरीके से एक्सप्लॉइट होती है ना, मतलब आप समझो कि जब पार्लियामेंट यानी कि राज्यसभा लोकसभा सेशन में नहीं होता ना, और नेक्स्ट सेशन चालू होने से पहले जो विंडो आती है ना, उस बीच में ये लोग ऑर्डिनेंस यूज करते हैं। वो ऑर्डिनेंस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को बाईपास कर देता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस मतलब वही कि जैसे लोकसभा पहले पास करेगा लॉ एक्ट को, फिर उसके बाद दूसरा पास करेगा, फिर उसके बाद वो जाकर एक्ट बनेगा, एनफोर्समेंट में आएगा। नहीं, ऑर्डिनेंस में डायरेक्ट प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस पास किया और उसके बाद इमरजेंसी और ये जो भी उनके प्रोविजंस लगाए, ऑर्डिनेंस बन गया कुछ टाइम के लिए लॉ, विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस एज सच विच इज यूज टू पास नॉर्मल एक्ट्स और लॉज। सो बेसिकली ये हुआ। ठीक है, अब इसके बाद आप बोलोगे कि सर इलेक्शंस और ये सब की बात नहीं, अपन को ये भी याद रखना है, कोई इलेक्शंस की बात नहीं है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात नहीं है, अकाउंटेबिलिटी की और कोई रियल पावर की बात नहीं है। सो यहाँ पर ये है कि जो मेन, जो उनका जो मेन है ना, आप अब इसमें देखो, इसमें इन्होंने एक्चुअली किया क्या, इन्होंने इसमें क्या करा, इन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम में अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बढ़ाई। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने ऑर्डिनेंस में अपनी पावर बढ़ाई, उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन में वापस एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बढ़ाई, लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक बेके से उनको बेट दे दिया, फिर आप कह लो कि छोटा सा कंसेशन दे दिया। लेकिन रियल में कोई इलेक्शंस जैसी बात नहीं हुई। कौन करेगा, उनकी मन मर्जी, वही बैठेंगे। ये 3 भी जो है, ये कोई इलेक्टेड है क्या, नहीं, वो चाहेंगे वो लोग बैठेंगे। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इनमें से कुछ बिगड़ा, कुछ हुआ, कहीं पे बात हुई क्या कि भाई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा या कुछ होगा, नहीं, कोई रियल पावर का कुछ भी छोटा सा निकल के इधर है क्या, नहीं, बट स्टिल कुछ तो हुआ। ठीक है, अब इसको थोड़ा फॉर्मली अपन फॉर्मल रीडिंग में पढ़ लेते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या हुआ, स्टार्टेड डिसेंट्रलाइजेशन कैसे, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे मद्रास की छीन ली थी, आपको याद हो तो 1833 में 2 आदमी दुखी थे ना, बॉम्बे मद्रास वाले, वो थोड़े से खुश होने लग गए। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन 1935 में जाकर कंप्लीट होता है। कैलकाटा लेजिस्लेटिव मेक लॉस फॉर ब्रिटिश इंडिया एज अ होल, ब्रिटिश इंडिया के लिए कैलकाटा लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी। बॉम्बे और मद्रास मेक लॉस फॉर द पीस एंड गुड गवर्नेंस फॉर ओनली देयर रिस्पेक्टिव प्रेसिडेंसीज, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन का स्टार्ट हुआ है। अभी ब्रिटिश इंडिया एज अ होल के तो कैलकाटा लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएगी, लेकिन बॉम्बे और मद्रास अपनी खुद की रिस्पेक्टिव प्रेसिडेंसीज में पीस और गुड गवर्नेंस के लिए कुछ ना कुछ बना सकते हैं। ये थोड़ा सा जैसे आप देखो, इन्होंने वर्ड किया रिस्टोर्ड, तो पहले वाली ओके, ये फीचर्स है जो भी है, ये मैं आपको जो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का कंफ्यूजन बता रहा, तो अपन इस वहाँ पर जाकर सॉल्व कर देंगे। आपको याद होना चाहिए 1773 में फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन लिया था, यानी कि बॉम्बे और मद्रास की पावर्स लाकर बिठा दी थी कलकत्ता यानी कि बंगाल वाली असेंबली में, और 1833 में ये मैक्स सेंट्रलाइजेशन हो गया था, जबकि सारी की सारी पावर्स उनको रिप्ड ऑफ कर दिया था और ये सारी की सारी पावर एक जगह आ गई थी। अब क्या हुआ, फिर 1861 एक्ट में फर्स्ट स्टेप किसका आया, डिसेंट्रलाइजेशन का। फिर उसके बाद ये धीरे धीरे, जैसे अभी अपन ने पिछली स्लाइड पढ़ा, ये धीरे धीरे करके डिसेंट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी कब, 1935 एक्ट में। ये मैं इसलिए एक जगह लेकर आऊंगी कि इसमें से थोड़े बहुत PYQs कभी भी बन जाते हैं। आपको सिंपल सा याद रखना है, 1773 में चालू हुआ था, 1833 में खत्म हुआ था। इधर 1961 में रिवर्स, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन चालू हुआ था और 1935 में जाकर खत्म हुआ था। ये बात
कैनिंग ये पोर्टफोलियो सिस्टम जो मैं आपको बता रहा था, आपको अपन को ये भी याद रखना है कि कौन लेकर आया था, लॉर्ड कैनिंग, वाइसरॉय कैनिंग। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मॉडर्न कैबिनेट सिस्टम इन इंडिया, ये आज भी अपन फॉलो करते हैं। डिवाइडिंग वर्क बिटवीन मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन ब्रिटेन सिमिलर टू हाउ मिनिस्टर्स टुडे हैंडल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे देखो आप होम, फाइनेंस, लॉ, पब्लिक वर्क्स, ये सब के अपने अपने डिपार्टमेंट बनाए थे। इट मेड एडमिनिस्ट्रेटिव मोर प्रोफेशनल एंड मोर सिस्टमैटिक। अच्छा है, बिकॉज बेसिकली मैनेज करना है तो अलग अलग मिनिस्टर्स एक जगह पे नहीं होना चाहिए, सारे अपने अपने मैनेज करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या जो मैं आपको बता था, 3 मेंबर्स काउंसिल को लेकर आए थे। फर्स्ट टाइम कौन, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव। अनऑफिशियल मेंबर्स कह रहे थे इनको, बेसिकली इनके पास कोई पावर नहीं थी, लेकिन स्टिल फिर भी कहते हैं कि भाई चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो किया, एक कुछ तो कर रहे कि भाई 3 जने बैठ तो सकते हैं, जिसमें आपको बता रहा था। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, वाइसरॉय गवर्नर कैन ओवर रूल काउंसिल। भाई बेसिकली आपने लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी, ये पावर दे दी, वो दे दी, एटसेट्रा एटसेट्रा, 10 बातें कर दी, लेकिन एंड में बोल दिया एक लाइन कि भैया आपने सब कुछ करने के बाद बोल दिया कि चलेगी किसकी, वाइसरॉय जी की। उनको नहीं समझ में आया, मेरे मन को भाया भैया, नहीं भाया तो नहीं भाया। एसओएस कैन ओवर रूल इनके डिसीजंस, वाइसरॉय जी कैन ओवर रूल काउंसिल के डिसीजंस। तो बेसिकली आप इन दोनों लाइनों से समझ जाओ कि अगर इनको रजामंदी होगी तभी जाकर आगे बात बनेगी, नहीं होगी तो आप कुछ भी लॉ बना लो, कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, पावर टू मेक ऑर्डिनेंसेस टू वही वाइसरॉय जी, ये आज की तारीख में आपको आर्टिकल पढ़ोगे तो आर्टिकल 123 और 213 में सेम है अपना, प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास। एग्जाम्पल के लिए, प्रेसिडेंट नॉर्मली प्रोमुलगेट्स ऑर्डिनेंस टू अमेंड जे&के रिजर्वेशन एक्ट, इंप्लीमेंट्स 85% इन लद्दाख एक्सक्लूडिंग 10% ईडब्ल्यूएस। बस एग्जाम्पल है कि भाई ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आज भी यूज होती है, जो कि 1861 में लेकर आए थे ये लोग। ठीक है, ये इसकी समरी है जो अभी अपन ने अभी तक पढ़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन आ जाएंगे 1892 में स्टार्ट। चलो, ये 1861 की एक्ट की कहानी हुई ख़त्म। कुछ टाइम आया, बीच में कुछ चीज़ें हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए, कुछ ना कुछ हुआ, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट आता है। वो ये आता है, ब्रिटिशर्स को फील होने लगता है कि इन लोगों को थोड़ा बहुत इंडियंस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो वापस से 1857 जैसी क्रांति हो जाएगी। वो क्रांति बार बार वो लोग झेल नहीं सकते। तो ऐसा कुछ कुछ कहते हैं, वो आप वो हिस्ट्री में पढ़ोगे। बेसिकली इन्होंने एक सेफ्टी वॉल्व, यानी कि सेफ्टी वॉल्व मतलब इन्होंने कांग्रेस का फॉर्मेशन खुद ने करवाया। INC अप्रॉक्सीमेटली 1885-86 के बीच की बात है, जब INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ। वो इसलिए हुआ, एक ऐसा कहते हैं कोई कोई लोग कि सेफ्टी वॉल्व था, ये था, वो था, बट बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन, एक बॉडी, एक पॉलिटिकल बॉडी टू रिप्रेजेंट इंडियंस और उनके विशेष को लेकर बनी। जब ये बनी तो इसमें मोस्टली लॉयर्स, प्रोफेशनल्स, इलाइट्स, ये लोग अपने अपने मेंबर बने इनिशियली। अब बेसिकली इसको कह भी सकते कि भाई ये अच्छा था, बिकॉज उनको थोड़ी बहुत नॉलेज थी, उनको पता था, उनको लॉ के बारे में पता था, उनको पता था कैसे आगे क्या करना है। तो ये INC एक फ्रेश स्टार्ट बनी वहाँ से जाकर। सो 1861 से लेकर उसके बाद जो बेसिकली उन्होंने, जैसे अपन ने लॉ पढ़ा तो इन्होंने सब कुछ इंडियंस के लिए तो अच्छा अच्छा लेकर नहीं आए, तो एक्सप्लॉयटेशन तो हुआ। बीच में आप पढ़ोगे कि वो आपका कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, यानी कि जजेस किसको ट्राई करेंगे कि नहीं करेंगे, फिर उसके बाद आपको जो सर्विस कमीशन, यानी कि इंडियंस को नौकरी मिलेगी कैसे मिलेगी, फिर ये सारी चीज़ें, डिस्क्रिमिनेशन, फिर इकोनॉमिक जो पूरा ड्रेन्स थ्योरी है, वो सारी चीज़ें इन बीच में चल रही होगी। तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत गुस्सा, थोड़ा बहुत रिबेल, ये सब तो अंदर ही अंदर होगा। लेकिन ताकि वो क्रांति का फॉर्म नहीं ले, इन्होंने INC बनाई। INC बनाई INC ने डिमांड रखना चालू कर दी कि भाई इनडायरेक्ट इलेक्शन हो, हमको से मिले। अभी हम लोग पूछ नहीं पा रहे कुछ भी, एक क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे, काउंसिल में आपने 3 बंदों को बिठा दिया, उससे हमको फ़र्क क्या पड़ा, एटसेट्रा एटसेट्रा, हमारे तो कुछ सही नहीं है। ऐसे करके उनके वो लोग थोड़ा सा एनालाइज करने लग गए चीज़ों को और समझने लग गए। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स की क्या गलती थी, उन्होंने इंडियंस को कर लिया था अंडर एस्टिमेट। उनको लगा कि हम 3 बंदे लेजिस्लेटिव काउंसिल बना देंगे, क्या ही हो जाएगा। उनको लगा कि हम कांग्रेस फॉर्म कर देंगे, क्या ही हो जाएगा। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि भैया तुम लोग जो ये भी कर रहे हो ना, ये हम लोग चोला एम्पायर से कर रहे हैं। आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो चोला एम्पायर में जाकर अपनी एक पार्लियामेंट जैसी बॉडी बनाई थी उन्होंने, जो फिर वो डिसीजंस लेते थे, इलेक्शंस होते थे। तो बेसिकली इंडियंस के रूट्स में ये चीज़ है, इंडियंस के रूट्स में है। हम लोग तुम लोगों से बहुत पहले से कर रहे हैं सारी चीज़ें भाई, तो उनको इन्होंने अंडर एस्टिमेट करा। बट ठीक है, उनका अंडर एस्टिमेशन उन पर भारी पड़ेगा एक दिन, तभी जाकर अपन को इंडिपेंडेंस मिलेगी। सो इंडियन काउंसिल एक्ट्स आया, उसमें क्या हुआ, उनको इंडियंस वर नॉट अवेयर ऑफ दिस। उनको पहले का क्या था कि उनको
काउंटर ही नहीं कर पाते थे भाई, पता ही नहीं था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि भाई थोड़ी बहुत इनको इंग्लिश सिखानी पड़ेगी, थोड़ा बहुत इनको एजुकेट करना पड़ेगा ताकि ये लोग इसको यूज़ कर सके। भाई वो तो एक बंच थे, ये तो पूरा इंडिया मैनेज करने का है, तो ऑब्वियसली इनको इंडियंस की हेल्प तो चाहिए ही सही ना। तो चाहिए तो उनको थोड़ा बहुत उनको एजुकेट करना पड़ेगा, थोड़ा वो एजुकेशन और एटसेट्रा वो चीज़ें। सिर्फ ऐसा थोड़ी ना कि आपने उनको एक्स चीज़ बता दी तो वो वाई नहीं पूछेंगे। अब भाई इंडियंस है, वो तो पहले समझदार है, गुनाफाती है, तो उन्होंने उनको थोड़ा बहुत एजुकेट किया, थोड़ी बहुत इंग्लिश सिखाई, ये सब समझा। तो धीरे धीरे करके उन्होंने खुद ने क्वेश्चन करना चालू कर दिया ब्रिटिशर्स को। जैसे कि आईएनसी ने क्वेश्चन किया कि भैया कि जब तुम्हारे ब्रिटिश में रिप्रेजेंटेशन काम करती है, ब्रिटिश में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आ रही है, तो वो रिप्रेजेंटेशन इंडिया में क्यों नहीं होती। ऐसे कर करके बहुत सारी चीज़ें आईएनसी ने करी। तो उसका रिजल्ट क्या आया, आगे 1892 का एक्ट आया, डिमांड्स बढ़ी। ठीक है, उस 1892 एक्ट में बेसिकली ऊपर ऊपर से अगर अपन चीज़ें देखें तो क्या हुआ कि भैया इनडायरेक्ट इलेक्शंस आए, किसको, लेजिस्लेटिव काउंसिल को, इनडायरेक्ट इलेक्शंस। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन जैसा नाम यूज नहीं हुआ, उसको अपन इनडायरेक्ट कह रहे हैं क्योंकि उसके पीछे रीजन है, मैं आपको बताऊंगा। और क्या हुआ, पहले इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल में बिठाया था, पहले पिताजी ने बच्चे को बिठाया था, क्वेश्चन पूछना अलाउड था क्या, नहीं। लेकिन अब बोला कि अब कुछ क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, कुछ। जैसे कि बच्चे ने पूछ लिया कि पिताजी करेला नहीं बनेगा, करेला क्यों बनेगा, मेरे को करेला नहीं पसंद, ये पूछ लिया। फिर पिताजी ने कुछ एक्सप्रेसिव चीज़ बोली कि करेला इसलिए बनेगा क्योंकि करेला मेरे को पसंद। तो उसने बोला कि नहीं लेकिन मेरे को नहीं पसंद, तो फिर ऐसा क्यों नहीं वैसा क्यों। फिर फ्लाइंग चप्पल एक आ गई उधर से कि भैया तेरे को सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना अलाउड है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना अलाउड नहीं है। 1892 में एक क्वेश्चन, मतलब आपको क्वेश्चन पूछना अलाउड है थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछना अलाउड नहीं है, और कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे अलाउड है। ठीक है, यहाँ पर देखें अपन तो आईएनसी ये फॉर्म हुई थी, ये तब का फोटो है। ठीक है, आईएनसी की द एक्ट वाज पास इन रिस्पांस टू ग्रोइंग इंडियन नेशनलिज्म एंड द डिजायर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अपीज देम। मैंने बोला था ना सेफ्टी वॉल, अपीज मतलब इनको मना के चलना था कि अरे नहीं नहीं भाई साहब आपके लिए सब कुछ, हम तो हैं आपकी सेवा में, वैसी वाली चीज़ थी। तो सेवा में कैसे, चलो आप आईएनसी बना लो, हम आपको थोड़ा कंसेशन दे देंगे, और ये एफिशिएंसी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बढ़ाएंगे। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म में तो उन्होंने क्या क्या बोला, भैया हमको रिफॉर्म ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए, ऐसी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं चलेगी कि 3 बंदे तुमने खुद की मर्जी से एक राजा को बना दिया, एक सर दिनकर और ऐसे करके बना दिया, हमारा तो कुछ सही नहीं है। उसके उन्होंने कहा प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन चाहिए हमको, इनडायरेक्ट इलेक्शन। वो अग्री तो कर गए लेकिन उन्होंने नाम नहीं दिया। तो ऐसे करके 3-4 चीज़ें इन्होंने डिमांड रखी, जिसकी वजह से 1892 का बर्थ हुआ। एक कंफ्यूजन जो आता है वो मैं यही क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको कि बार बार अपन काउंसिल 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 बोलते हैं, भैया कौन सी काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये है कहाँ से, आए कहाँ से और आगे क्या चल रहा है। आप समझ लो एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो मेन करता है भैया इसमें, जिसका मेन पावरफुल होल्ड है लेजिस्लेटिव काउंसिल है। उस टाइम की बात है, अभी उल्टा केस है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल से नीचे। अभी जितने भी इंडियंस की बात हो रही है ना, वो 3 इंडियंस, अभी और इंडियंस और चाहिए, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल बेसिकली लेजिस्लेटिव काउंसिल लॉ बनाती, लेजिस्लेशन बनाती, जो आज बनाती है। लेकिन जो मेन अथॉरिटी है ना वो एग्जीक्यूटिव की है, एग्जीक्यूटिव चाहे तो उसको खत्म कर सकता है। अपन ने अभी पढ़ा था कि भैया वो ओवरराइड कर सकते हैं उसके डिसीजंस को, तो ऐसे है। ठीक है, ये 1853 में आपको याद होना चाहिए, गवर्नर जनरल इन काउंसिल पहले एक ही थी, पहले ऐसे कोई दो चीजें अलग सी नहीं थी। 1853 एक्ट आया था ना, उसमें 2 सेपरेट कर दी थी कि भैया लेजिस्लेशन फंक्शंस ये करेंगे, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ये करेंगे, और उस टाइम पे ये सुपीरियर था। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज़ है। तो ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि 1892 एक्ट में इन्होंने जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना उसका एक्सपेंशन किया था, 16 मेंबर अब हो गए थे, जो कि कांग्रेस ने डिमांड भी किया था। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद एक लिमिटेड फ्रेंचाइजी सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस आ गया, लेकिन ये इन्होंने वर्ड इनडायरेक्ट इलेक्शंस में यूज नहीं किया था। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, पीवाईक्यू भी आ चुका है, आपको याद भी रखना है। इन्होंने ऐसे बोला कि भैया इंडियंस वर अलाउड टू वोट इफ दे वर टैक्स पेयर, ग्रेजुएट्स of universities or members of certain professions. Principle of representation was initiated through this act. District boards, universities, municipalities, chambers of commerce, zamindars were authorized to recommend members to the provincial councils. So अब ये देखो, ये जैसे अपना आज राज्यसभा में होता है थोड़ा बहुत, वैसी चीज़ है कि ये रिकमेंड कर सकते हैं और ये कुछ लोग ऐसे वोट कर सकते हैं। तो बेसिकली डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली ये लोग इलेक्शन करेंगे। इन्होंने ऐसा कुछ तो भी लैंग्वेज यूज़ करी थी। ठीक है, तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस नहीं बोला, लेकिन अपन ऐसे समझने के लिए कि भैया ये हाँ एक तरीके से इनडायरेक्ट इलेक्शन ही है। ठीक है, उसके बाद जो मैंने आपको चीज़ बोली थी, द एक्ट गिव मेंबर्स टू आस्क क्वेश्चंस ऑन बजट एंड मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस फ्रॉम एग्जीक्यूटिव बट नॉट टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। ठीक है,
अब अपन ये समझते हैं कि टाइमलाइन बता देता हूँ तीनों की, अपन आगे जाके पढ़ेंगे 1909, बट मैं इसलिए बीच में इसको लेकर आ रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं होए, अपने दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। 1861 एक्ट में क्वेश्चंस की कोई पावर और कुछ थी ही नहीं। 1892 में थोड़ा बहुत आज क्वेश्चंस बट नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। धीरे धीरे ऑब्वियसली 1909 आएगा तो फिर आज क्वेश्चंस प्लस सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी अलाउ कर दिए। कुड ऑल्सो मूव रेजोल्यूशंस ऑन पब्लिक मैटर्स। कुछ लिमिट्स थी वो अपन तब डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए समझने के लिए क्या है, 1861 नो क्वेश्चंस, 1892 क्वेश्चंस बट नॉट सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, 1909 सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। आप देख रहे हो कैसे चल रहा है ग्राफ, वो कंसेशन है ना, धीरे धीरे जो उनको लग रहा था ना कि हम थोड़ा सा दे देंगे और खुश होकर बैठ जाएंगे, ये इंडियंस हम यहाँ पर थोड़ा बहुत अवेयर हो चुके हैं, आईएनसी बन चुकी है, चीज़ें डिमांड में आ रही हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल है पावर टू मेक न्यू लॉज एंड रिपील ओल्ड वंस बट विद परमिशंस ऑफ जीजी। आप एक बार समझ लो, कोई भी चीज़ लाइन उठा लो, एंड में ये कुछ ना कुछ ट्विस्ट जैसा डालते हैं। अल्टीमेट पावर किसके पास रहती है, वाइसरॉय के पास, गवर्नर जनरल काउंसिल के पास, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास, ब्रिटिश क्राउन के पास। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर वहाँ चल जाएगी, ये सारे बना सकते हैं लेकिन विद परमिशन ऑफ जीजी। ये लोग कोई भी जीजी जो है कोई भी लॉज को ओवरराइड कर सकते हैं। सो बेसिकली मतलब इतना मचा चुके थे ना ये कि भैया आपको एक चीज देंगे, एंड में आकर यूटर्न मारेंगे, मतलब ऐसे है कि भाई एकदम सीधा 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 जाएंगे, एंड में आकर एक क्लॉज डाल देंगे जिसमें सारी पावर्स एक ही झटके में खत्म। सो बेसिकली ये लोग आप पूरा करते रहो यहाँ से यहाँ तक, एंड में आकर आपको जीजी को मनाना ही पड़ेगा। जब मनाना ही पड़ेगा, उनकी मर्जी के बिना कुछ होगा ही नहीं, तो फिर ये रियल ट्रांसफर ऑफ पावर इसलिए कभी से भी इसको नहीं कहते थे। तो ये अपना होता है 1892 एक्ट के बाद खत्म। अब नेक्स्ट बनाएंगे 1909 एक्ट।